हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड फन कॉमर्स। मैं हूं हीर, आपकी बिजनेस स्टडीज की एजुकेटर। जैसा आपको पता है, हमने सब कुछ पढ़ाई कर ली है। मैंने आपको कहा भी था सारी केस स्टडीज करवाऊंगी, तो ऑब्वियसली करवाऊंगी। सारे चैप्टर्स की मिश्रण करके आज मैंने आपके साथ केस स्टडीज सारी लेकर आई हूँ, ताकि आपको समझ में आ सके कि भाई एक चैप्टर में से नहीं पूछना है, हमें सारे चैप्टर को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। सबको मद्देनजर रखते हुए हमें हमारे आंसर को सोचना है। तो भाई केस स्टडी बहुत बड़ी बड़ी होती है, पर उसका आंसर बहुत इजी होता है। जो पढ़ा है वही आंसर में आना है, एक्स्ट्रा क्या ही आ सकता है हमें। फटाफट फटाफट से हम लोग शुरू कर देते हैं। बहुत बड़ी केस स्टडी है, बाप रे, इतनी ज्यादा कहानी कौन लिखता है। कोई दिक्कत नहीं है। केस स्टडी को अगर हमें सॉल्व करना है, उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? क्वेश्चन देखो कहां पर है। इतनी बड़ी अगर केस स्टडी आ जाए, देखो क्वेश्चन क्या पूछा है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है। Enumerate the rights of a consumer which Rita Sharma was able to exercise with the help of the organization। देखा काम कितना इजी हो गया। देखो क्वेश्चन पढ़ने का रीजन क्या होता है कि देखो हमारे पास तो 6 चैप्टर्स है, 6 के 6 चैप्टर में से एक का क्वेश्चन आना नहीं है, कोई भी एक चैप्टर में से आएगा। एटलीस्ट क्वेश्चन रीड करने से हम लोग इतने सारे चैप्टर्स का जो सोच रहे थे, अभी हमें सिर्फ एक चैप्टर के बारे में सोचना है, और उसका भी सिर्फ एक ही पार्ट, दैट इज राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर। बस राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर के ऊपर से हमें ये पूरी अभी केस स्टडी पढ़नी है। तो आपका ध्यान कहीं यहाँ वहां भी नहीं जाएगा। कौन से राइट्स है कंज्यूमर्स के? राइट टू बी हर्ड, राइट टू चूज, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू सीक रेड्रेसल एंड राइट फॉर कंज्यूमर एजुकेशन। बराबर, ये है हमारे सारे राइट्स। अभी हमें सिर्फ इसको सोच के ही हमें ये पूरा भी केस स्टडी पढ़ना है। Rita Sharma, who works as a guard in a school, purchased 2 shirts for her son. 460 के एक था। While she went back home, she realized that the shirt was small in size for her son. She decided to ask for return for money or exchange the shirt with an appropriate size. उसने बोला चलो कोई दिक्कत नहीं है, या तो रिटर्न करवा देंगे या तो मुझे पैसे दे दो उसके लिए। That's what she thought. But the store owner refused to return money. पैसे भी नहीं दे रहा है, एक्सचेंज भी नहीं करके दे रहा है। रीता वॉज डिसहार्टेंड, बेचारी को बुरा लगा यार। ऑब्वियसली महंगे है यार, इतने सस्ते थोड़ी है 460 का एक। Her friend advised her to go to सेवा सदन, an autonomous voluntary organization। हमें पता है ना, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो क्या करते हैं, कंज्यूमर के हक के लिए लड़ाई करते हैं। वर्किंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर वेलफेयर। Organization helped her by explaining her the legal procedure, as well as educated her about her rights as a consumer and helped her in filing the complaint and getting relief. With the help of organization, she was able to get her money back from the store. तो इसमें कौन से राइट्स उससे मिले हैं? सबसे पहले अगर हम देखेंगे, educated her about her rights। सबसे पहली चीज की क्या किया, उसको एडुकेट किया। फिर क्या किया? हेल्प हर इन फाइलिंग द कंप्लेंट, कंप्लेंट फाइल करने में हेल्प की। लास्ट क्या किया? उसको रिलीफ मिला। उसको रिलीफ एज इन क्या? इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी। उसको या तो रिटर्न कर दिया होगा, या तो उसको पैसे दे दिए होंगे, कंपेंसेशन दे दिया होगा। ये 3 चीज उसके साथ हुई। सबसे पहली चीज क्या हुई? उसे एजुकेशन मिला। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? इट इज गोइंग टू बी राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। बराबर, उसको एजुकेशन मिला। उसने कंप्लेन भी फाइल की ना। कंप्लेन अगर हम फाइल करें तो वो किस में आ जाता है? राइट टू बी हर्ड। बराबर, वो आ जाता है हमारा राइट टू बी हर्ड। शी गॉट अ रिलीफ ऑल्सो, उसको रिलीफ भी मिला है ना। रिलीफ मिला तो क्या आ जाएगा? राइट टू सीक रिड्रेसल। ठीक है, सॉरी, राइट टू सीक रिड्रेसल। तो ये 3 राइट्स उसके क्या हुए हैं, उससे वो मिल रहे हैं। जो किसकी वजह से? ये क्या नाम था? सेवा सदन की वजह से। इजी था। इसमें सिर्फ एन्यूमरेट करने के लिए कहा था, मतलब हम सिर्फ तीनों का नाम लिख देंगे और हमें कुछ नहीं करना, हमें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जैसे आपको पहले ही कहा है, एन्यूमरेट, स्टेट और लिस्ट, ये 3 वर्ड्स आ जाए, देन वी आर नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट, वी आर जस्ट गोइंग टू गिव द नेम्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग।
क्या कह रहे हैं? वापस से बहुत बड़ी कहानी है यार। चलो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको कहा हम लोग क्वेश्चन रीड कर देंगे। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? Quoting the lines from the above discussion, identify and explain any four such factors. कौन से फैक्टर्स? चलो देखते हैं यार किस फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। रीड कर देते हैं, मतलब फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। फैक्टर्स तो हमें सिर्फ हमारे एक ही चैप्टर में थे, फाइनेंशियल मार्केट में थे। फैक्टर्स उसी में थे ना, और किसमें हमने फैक्टर्स पढ़े हैं, तो बस अभी हमारा ध्यान वहीं पे होना चाहिए। सारा लिमिटेड इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉटन yarn. It has been consistently earning good profits for many years. अच्छा खासा उनको प्रॉफिट मिले जा रहा है। This year too, it has been able to generate enough profits. There is availability of enough cash in the company and good prospectus for growth in future. It is a well-managed organization and believes in quality, equal employment opportunity and good remuneration practices. It has many shareholders who prefer to receive a regular income from their investment. It has taken a loan of 40 lakh from IDBI and is bound by certain restrictions on the payment of dividend according to the terms of agreement. The above discussion about the company leads to various factors which decide how much of the profit should be retained and how much to be distributed by the company. भाई ये तो हमारा कौन सा हो गया? डिविडेंड डिसीजन ना। डिविडेंड डिसीजन हमें क्या कहता था? डिविडेंड डिसीजन वाज ऑल अबाउट कितना हमें देना है और कितना हमें रखना है। एंड आई मेड अ स्मॉल मिस्टेक एट द स्टार्ट। सारे हमारे फैक्टर्स हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर में है, ताकि फाइनेंशियल मार्केट में एक छोटी सी गलती हो गई बोलने में। चैप्टर का नाम सारे फैक्टर्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट में थे। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। थोड़ा जल्दी वो बोलने के चक्कर में थोड़ा गलती हो गई। सो प्रॉफिट रिटेन करना और क्या कह रहे डिस्ट्रीब्यूट करना, ये तो हमारा किसका पार्ट था? ये तो हमारा आ रहा था डिविडेंड डिसीजन में ना, बराबर। ये हमारा डिविडेंड डिसीजन में था। वो लोग क्या कह रहे हैं? quoting from the line, identify and explain any four such factors. The factors which affect the dividend decision, बहुत सारे थे, है ना। बट मैंने आपको पहले ही कहा था हम लोग एक भी हेड पॉइंट मिस नहीं करना है। वी हैव टू डू ऑल द हेड पॉइंट्स। ऐसे क्वेश्चंस की वजह से अभी हमें इसमें से कोट करके बताना पड़ेगा कि भाई कौन से वाले बात कर रहे थे, क्योंकि हमने अगर आपने कोई 5 याद रखे हैं और आपने वो छोड़कर इसमें कोई और होगा तो यू वोंट बी एबल टू गिव द आंसर, करेक्ट। सो वी हैव टू डू ऑल द हेड पॉइंट्स। अगर आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहली जो हमारी लाइन एक देखेंगे क्या है? कंसिस्टेंटली अर्निंग गुड प्रॉफिट फॉर मेनी ईयर्स। ये कौन सा हो गया हमारा? स्टेबिलिटी इन अर्निंग। स्टेबिलिटी है ना अर्निंग में, करेक्ट। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आ जाएगा? सबसे पहला फैक्टर स्टेबिलिटी इन अर्निंग्स। और आपको कोड भी करना है, इसलिए आप फिर क्या करेंगे? ऐसे लिखकर बाद में यहाँ पे वो पूरा जो ये मैंने अभी अंडरलाइन किया वो आपको लिख देना है। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या कहा है? यहाँ पे कहा है अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ कैश। भाई पैसे उनके पास अच्छे खासे हाथ में रह रहे हैं, बराबर। तो ये कौन सा आ गया हमारा? कैश फ्लो पोजीशन, बराबर। ये है हमारा कैश फ्लो पोजीशन। फिर थर्ड की बात करते हैं। थर्ड हमारा कौन सा है? गुड प्रोस्पेक्टस फॉर ग्रोथ इन फ्यूचर। क्या कह रहे हैं? आगे जाके भी ग्रोथ का बहुत ही ज्यादा उनके पास अपॉर्चुनिटी है। तो क्या आ जाएगा इसमें हमारा? ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। इजी था ये वाला तो, है ना। ये कौन सा है? थर्ड हमारा है ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। और मैंने जो जो अंडरलाइन किया है आपको वहां पे क्या कर देना है? एग्जाम में ऐसे बाजू में उसको पूरा लिख देना है। नहीं लिखेंगे मार्क्स कटेंगे। चल फोर्थ कौन सी चीज उन्होंने करी है? फोर्थ कौन सी चीज है? देखो, शेयर होल्डर्स प्रिफर रेगुलर इनकम। तो ये क्या हो गया? प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर, करेक्ट। ये फोर्थ हमारा कौन सा हो गया? प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स। फिर यहाँ पे एक और अगर आप देखेंगे, देखो ना क्या हुआ है? रेस्ट्रिक्शन ऑन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये आईडीबीआई के पास से उन्होंने लोन लिया था तो उनको कुछ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस थे। अब ये क्या हो जाएगा हमारा? लीगल कंस्ट्रेंट्स, ठीक है।
ये हमारा फिफ्थ वाला कौन सा है? लीगल कंस्ट्रेंट्स। तो आपको इन 5 में से कोई भी 4 लिख देने हैं अलोंग विद द कोटिंग ऑफ दैट लाइन। इजी था। देखो दैट इज द रीजन, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली और फिर अच्छे से हो जाएगा। हेड पॉइंट सारे के सारे याद रखने हैं, आप कोई भी मिस नहीं कर सकते। आई एम सो सॉरी फॉर दैट बट व्हाट टू डू, करेक्ट करने पड़ेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में? वापस से ये तो बहुत बड़ी है ना केस स्टडी, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लास्ट का पढ़ेंगे। मैंने जैसे आपको कहा क्वेश्चन पढ़ ले। स्टेट नेक्स्ट 3 स्टेप्स दैट दे विल अंडरटेक फॉर ऑब्टेनिंग सैटिस्फाइड वर्कफोर्स फॉर देयर हैंडीक्राफ्ट यूनिट। वर्कफोर्स स्टेप्स भाई पार्ट बी के बुक में तो होना नहीं है, ये हमारा होगा पार्ट ए के बुक में। बट सैटिस्फाइड वर्कफोर्स, यार वर्कफोर्स तो हमारा किस में था? हमारा स्टाफिंग में था ना, कि सेटिस्फाई किस में रखना है उसमें। तो एक बार फिर भी रीड कर देते हैं। Akanksha, Nikita and Parishma are the owners of a handicraft unit in the urban area of Dibrugarh in Assam, which is involved in the manufacturing and marketing of sital pati, a traditional mat, and jappi. I am so sorry अगर मैं इसे mispronounce कर रही हूँ तो। They decided to shift this manufacturing unit to a rural area with an objective of reducing the cost and providing better job opportunity. Cost उन्हें कम करना था और लोगों को जॉब वहां पे मिल सके, इसलिए उन्होंने सोचा कि हम लोग अर्बन एरिया से थोड़ा गांव की तरफ चले जाते हैं। They followed the functional structure in the organization with a view to increasing managerial and operational efficiency. They assessed and analyzed the type and number of employees required, keeping in mind that they had to encourage the women and the people with special need. बोल रहे नेक्स्ट 3 स्टेप्स कौन से होंगे? याद करो कौन सा होगा? ये हमारा स्टाफिंग के प्रोसेस है ना। स्टाफिंग में सबसे पहला क्या होता है कि हमें एस्टिमेट करना है मैन पावर कितना चाहिए। एस्टिमेटिंग द रिक्वायर्ड मैन पावर है। वो लोग बोल रहे हैं स्टेट करो उसके बाद के 3 स्टेप। उसके बाद के 3 स्टेप अभी स्टेट करने में आपको कितना ही टाइम लगेगा। उसके बाद कौन सा आता है? सेकंड वाला कौन सा था हमारा? रिक्रूटमेंट। उसके बाद आता है सिलेक्शन। फिर कौन सा है फोर्थ वाला? प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। ठीक है, इजी है ना? बहुत ज्यादा इजी है, हमें पता चल गया। इसमें यहाँ पे उन्होंने क्या कहा था? असिस्ट एंड एनालाइज द नंबर। तो इसमें क्या किया उन्होंने? एस्टिमेटिंग द रिक्वायर्ड मैन पावर, है ना। तो उसके बाद के तो हमारे यही स्टेप्स है, तो ये तो हमें पता ही था। चलो इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ओके, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये भी। इतना बड़ा क्वेश्चन जब आ जाए, मैंने आपको क्या कहा है, लास्ट वाला जो जहां क्वेश्चन है वो रीड कर दो। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। चलो इससे एक बात पता चल गई, ये हमारा या तो स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, या तो कंट्रोलिंग है। बाकी के 3 चैप्टर्स हो नहीं सकते। स्टेट दो स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ द फंक्शन आइडेंटिफाइड विच आर डिस्कस्ड इन द अबाव पैरा। बोल रहे हैं वो सारे स्टेप्स यहाँ पे जो बताए हैं आपको, वो हमें बताने हैं। कौन से स्टेप्स बताए हैं, तो हम लोगों को वो बताना पड़ेगा। बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले रीड तो कर ले उसके लिए। X Limited is a large company engaged in assembly of AC. Recently, the company had conducted the time and motion study and conducted that on an average, a worker can assemble 10 AC in a day. एक दिन में 10 AC प्रोड्यूस कर सकते हैं। टाइम एंड मोशन स्टडी याद होगा आपको, हमारा किसमें था ये सब? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है नहीं चैप्टर में, जस्ट आई एम रिमाइंडिंग दैट थिंग टू यू। टारगेट वॉल्यूम ऑफ द कंपनी इज असेंबलिंग 1000 यूनिट ऑफ AC। उनका ये टारगेट है कि भाई इतना तो हमें करना ही करना है, बराबर, ये उनका टारगेट है। कंपनी इज प्रोवाइडिंग अट्रैक्टिव अलाउंसेस टू रिड्यूस लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। अच्छा खासा वो लोग सब कर रहे हैं यार, अलाउंस दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, ताकि लेबरर्स जो है छुट्टियां ना मारे और सब लोग जॉब छोड़ के ना जाए। इवन देन द असेंबली ऑफ AC पर डे इज 800 यूनिट ओनली। इतना करने के बावजूद सिर्फ 800 यूनिट ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो फाइंड द रीजन। कंपनी कंपेयर्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर। क्या किया भाई? अभी तक आई होप सो आपको समझ में आ चुका होगा ये किसकी बात कर रहे हैं, कंट्रोलिंग की, है ना। उन्होंने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस रखा, एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर किया, बराबर। बाद में क्या किया?
कंपनी कंपेयर्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ ईच वर्कर, बराबर, हर एक का उन्होंने ये कंपैरिजन हुआ। बाद में उन्होंने और क्या किया, देखो, ऑब्जर्व थ्रू सीसीटीवी कैमरास दैट सम ऑफ द वर्कर्स वर बिजी गॉसिपिंग, गॉसिप कर रहे थे वर्कर्स। कैसे चलेगा काम के टाइम पे गॉसिप करना, है ना। तो यहाँ पे अगर आपको देख लिए होंगे तो आपको समझ में आ चुका होगा सबसे पहले यहाँ पे कौन सी बात की है। अब पहले तो आपको बता देती हूँ ये हमारा कौन सा है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये तो हमारा कंट्रोलिंग है। जैसा आपने देखा था उन्होंने 1000 यूनिट का टारगेट बना लिया था, बराबर। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सेटिंग ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, करेक्ट। ये तो उन्होंने स्टैंडर्ड बना लिए थे। फिर उन्होंने क्या देखा, फिर उन्होंने देखा कि भाई 800 ही कर रहे हैं ये लोग, करने कितने हैं 1000, हो कितने रहे हैं 800। तो ये लोग ने कैसे किया, मेजर किया ना। तो ये क्या हो जाएगा, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, बराबर, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। फिर आप देखेंगे यहाँ पे क्या किया है, कहाँ गया, ये रहा, द कंपनी कंपेयर्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, करेक्ट। ये तीसरा कौन सा है, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस किया ना वो लोगों ने, बराबर। उसके बाद हमारा हम लोग लास्ट देखे तो वो क्या है, वो लोग देखना चाहते थे कि भाई ये क्यों हो रहा है। उन्होंने ये तो देख लिया, बाद में उन्होंने सीसीटीवी लगाए, यस और नो। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, डिविएशन क्यों आ रहा है भाई, ऐसे क्या प्रॉब्लम हो गई। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, एनालाइज डिविएशंस, ठीक है, डिविएशंस एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही हुआ है, करेक्टिव मेजर लिए नहीं ना यहाँ पे, मतलब करेक्टिव मेजर हमारा नेक्स्ट स्टेप है, बट यहाँ पे उसकी तो बात ही नहीं की कि उन्होंने कुछ भी किया होगा, कि मानो उन्होंने उनको थोड़ा रेप्रिमांड किया होगा या तो उन्हें समझाया होगा, वो तो नहीं बताया। तो हम लोग वो 5th स्टेप यहाँ पर नहीं है। लिखोगे तो फिर मार्क्स ऐसे ही कट जाएंगे कि भाई इनको जो बोला नहीं था फिर भी क्यों लिख रहे हैं। तो वी डोंट हैव टू राइट दैट वन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। ओ माय गॉड, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है। चलो लेट्स डू दैट, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हमें सिर्फ ये रीड करना है, क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन लीडरशिप स्टाइल यूज्ड बाय उमंग गुप्ता। लीडरशिप स्टाइल की बात कर रहे हैं, हमारा सरदर्द खत्म, 3 ही लीडरशिप स्टाइल है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लाइजेस-फेयर, खत्म हो गया। चल अभी कहानी रीड कर ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Umang is the managing director of Denver Limited. The company had established a good name for itself and had been doing very well. It was known for timely completion of order. Time पे खत्म कर देते थे. Production manager Miss Kanta was efficiently handling the process of orders and had a team of 14 motivated employees working under her. बहुत अच्छे से उनको हैंडल कर रही थी, सब लोग बहुत मोटिवेटेड थे, बढ़िया काम कर रहे थे. Everything was going on well. Unfortunately, she met with an accident. बेचारी का एक्सीडेंट हो गया. Umang knew that in the absence of Miss Kanta, company may not be able to meet the deadlines. वो नहीं है तो efficiently काम कैसे होगा? He also knew that not meeting the deadlines may lead to consumer dissatisfaction with the risk of loss of business and goodwill. So he had a meeting with his employees in which accurate and speedy processing of order was planned. Everyone agreed to work as a team because the behavior of Umang Gupta was positive towards the employees. Hence, everyone put extra efforts and targets were met on time. मीटिंग बुलाई, सबसे अच्छे से बात की उन्होंने, तो सब लोग मिलजुल के काम करने का डिसाइड किए। क्या उसने अपने आप से बोला कि तुम्हें यही करना पड़ेगा? नहीं, उसने लोगों को बुलाया, तो लाइसेंस फेरे भी नहीं ना, उसने ऐसा तो नहीं कहा डू व्हाटएवर यू वांट, आई डोंट केयर, ऐसा तो बोला नहीं है। तो ये हमारा कौन सा स्टाइल हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी लीडरशिप स्टाइल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आइडेंटिफाई करना और एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन तो भी आप आराम से कर ही सकते हैं,
आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट था। एक्सप्लेन वी कैन डू बाय आवरसेल्फ। ठीक है, आई होप सो आपको इतना समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या कह रहे हैं इसमें, ये थोड़ा छोटा क्वेश्चन लग रहा है बट फिर भी एज आई टोल्ड यू, पहले हम लोगों को क्या कर देना है, क्वेश्चन रीड कर देना है। आइडेंटिफाई द इंसेंटिव एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप। पहले इंसेंटिव आइडेंटिफाई करो, दो ही है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, फिर उसमें भी हमें उसका टाइप बताना है। which has been suggested by Lakshmi to the CEO of the company. Also explain any other two incentives of the same type. मतलब यही, अगर फाइनेंशियल है तो और भी कोई दो बताइए, नॉन फाइनेंशियल है तो कोई और दो बताइए। देख लेते हैं पहले फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है, लेट्स सी। इसमें क्या कह रहे हैं, Mrs. Lakshmi is working as HR consultant in a firm manufacturing cosmetic which is facing a problem of high employee turnover. काफी लोग छोड़ के जा रहे हैं। CEO of the company has invited suggestions from her retaining the talented employees and reducing employee turnover. Mrs. Lakshmi recommends that the good employees be rewarded in a way that it creates a feeling of ownership among the employees. Ownership उन्हें feel होना चाहिए, बराबर, and at same time makes them contribute towards the growth of the organization. उन्हें ownership कब feel होगी, कौन सा वाला वो मेथड था भाई, हमें अगर याद होगा, पहले तो ownership feel होना है, तो ये तो हमारा कौन सा हो गया, फाइनेंशियल इंसेंटिव, क्योंकि मुझे याद है फाइनेंशियल इंसेंटिव में ये कौन सा था, को पार्टनरशिप, बराबर, उनको शेयर्स दो तभी तो उनको लगेगा हाँ ठीक है भाई हम लोग भी पार्ट है इसके। और ये लोग कह रहे हैं कोई और भी बता दीजिए हमें दो, तो कौन से दो बता सकते हो, बोनस हो गया हमारा, है ना, बोनस बोल सकते हैं सबसे इजी, पे एंड अलावेंसेस। ठीक है, हो गया काम खत्म हमारा, हमें सिर्फ क्या बोलना था, हमें इसको एक्सप्लेन भी करना है। वैसे तो ये आपका काम है भाई, नाम बताना मेरा काम है, एक्सप्लेन करना आपका काम है। एक्सप्लेन अब अभी आराम से आप कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी है। ये दोनों को छोड़ के आप कोई और भी लिख सकते हैं, इट्स नॉट एन इश्यू एट ऑल। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्या कह रहे हैं इसमें, ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, ये तो ऐसे ही हम लोग कर देंगे, पूरा रीड कर लेते हैं। चलो, कानू इज अपॉइंटेड एज अ फैक्ट्री मैनेजर इन अ जेल पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। टारगेट दिया है उनको 1 लाख जेल पेन बनाने का, कब तक, 1 महीने के अंदर। He knew that the essence of management is to achieve the desired result, but he does not know how to ensure that the work goes according to the plan. वो बोल रहे हैं मुझे पता है कि काम तो सही से करवा के रखना है, बट कैसे करवाऊं, हाउ टू सी कि भाई मेरा ये जो है 1 लाख का मुझे जो गोल दिया है उसे मैं अचीव कर सकूं। तो गाइड हिम बाय एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस दैट he is able to achieve the desired result. डिजायर्ड रिजल्ट कब मिलेंगे हमें, कंट्रोलिंग में, यस और नो, स्टाफिंग से तो नहीं होता, डायरेक्टिंग नहीं है, तो इसमें हमें क्या करना है, हमें कंट्रोलिंग का प्रोसेस लिख देना है। आपको 4 तो मैंने पहले से बता दिए, लास्ट भी आपको पता है, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, बराबर। तो इसमें हमें ये समझने की बहुत जरूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। क्या कह रहे हैं इसमें, Manish is engaged in the business of garment manufacturing. Garment manufacture कर रहे हैं वो। Generally he used to sell his garments in Delhi. Identify the working capital requirements of Manish, giving reasons in support for answer. उसे working capital क्यों चाहिए होगा? So sorry. Working capital उसे इसलिए चाहिए होगा ना क्योंकि उसको raw materials खरीदने हैं, बराबर, उसे रॉ मटेरियल्स खरीदने हैं सबसे पहले, तो इसलिए। सेकंड क्यों, अरे देखो यार उसका वो पूरा प्रोसेसिंग में टाइम जाता है, फैब्रिक से गारमेंट बनाने के प्रोसेस में टाइम जाता है, तो उसको वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा ना, यस और नो। प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट, इसलिए उसे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, काफी ज्यादा है, क्योंकि इन सब चीजों में टाइम जाता है, तो ही नीड्स मनी फॉर ऑल दिस स्टफ। ये तो हमारा एक पार्ट हो गया। फर्दर मनीष वांट्स टू एक्सपांड एंड डाइवर्सिफाई हिज गारमेंट बिजनेस, उसे अपना बिजनेस और ज्यादा बड़ा करना है। एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर्स दैट विल अफेक्ट हिज फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये तो हमें सीधा क्वेश्चन है, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट को क्या कौन सी चीजें अफेक्ट कर सकती है।
वापस से वही नेचर ऑफ बिजनेस आ जाएगा, बाद में और क्या आ जाएगा, स्केल ऑफ ऑपरेशन। ये दोनों लिख दो, सबसे इजी वाले पॉइंट है, हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है, ये तो हमारा एक और क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे मैं आपके लिए उसका आंसर भी लिख के दे देती हूँ। क्या आएगा, सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस लिख सकते हो आप, फिर हमारा एक और क्या आ जाएगा, स्केल ऑफ ऑपरेशन। कोई भी आपकी मर्जी से आप और कोई आपको पता है तो आप और दूसरे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। वरुण लिमिटेड, रेप्यूटेड ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, needs 20 crores as additional capital to expand its business. 20 करोड़ चाहिए। Mr. Jindal, the CEO of the company, wants to raise funds through equity. Equity के थ्रू उन्हें funds raise करने हैं। Finance manager Mr. Nikhil suggests that the existing shareholders be offered the privilege to subscribe new issue. Existing shareholders को आप क्या दो, प्रेफरेंस दो, आप उन्हें प्रिविलेज दो, आप पहले उन्हें ये शेयर्स दो खरीदने के लिए, as per the terms and conditions of the company which was agreed by Mr. Jindal. Name the method through which the company decided to raise additional fund. ये तो बहुत इजी है यार। एडिशनल हम लोग अगर हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दे रहे हो तो वो हमारा कौन सा आ जाता है, राइट्स इशू, है ना। राइट्स इशू में क्या कहता है कि भाई आप लोग अगर कभी भी नए शेयर्स आप अगर मार्केट में ला रहे हो, पहले पब्लिक को मत दो, पहले आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उन्हें दो। उन्हें अगर नहीं खरीदना है तब जनरल पब्लिक को आप बेच सकते हो, बट अनलेस एंड अंटिल दैट डज नॉट हैपन यू कैन नॉट डू सो। बराबर, इजी था ये वाला आंसर। चलो लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं फटाफट से। Nikhil purchased a car for 7 lakh from an automobile company and found its engine to be defective. Defective engine था उसका. Despite many complaints, the defect was not rectified. Suggest to him the appropriate authority where he could file a complaint under CPA 2019. किसके पास जाके वो complaint file कर सकता है? भाई 7 लाख की गाड़ी थी तो 7 लाख की गाड़ी है, उसके पास 3 ऑप्शन है। कौन से है? एक है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, बराबर, एक है स्टेट फोरम, एक है नेशनल फोरम। अभी इसमें से क्या हो रहा है, स्टेट में अगर जाना है 10 लाख से लेकर कितने तक का हमें चाहिए, 1 करोड़ तक का। फिर यहाँ पे 1 करोड़ से कितना भी ज्यादा हो वो यहाँ जाएगा। बट यहाँ पे है जहाँ पे 10 लाख के नीचे के आप लोग कंप्लेन फाइल कर सकते हो, तो वो किसके पास जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाएगा। ठीक है, टू whom will he go to, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, वहां पे वो कंप्लेन फाइल कर सकता है। सीधा स्टेट या तो नेशनल के पास वो नहीं जा सकता है। ठीक है, इतना आई होप सो आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ चुका है। नेक्स्ट जो क्लास है मैं उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, आपको मैं वो देने वाली हूँ। सो प्लीज सी दैट वीडियो ऑल्सो। और अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।